हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम गीक। हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो कि अपना अगला चैप्टर था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ क्या है और जो अर्लियर पीरियोडिक टेबल्स थी उसमें क्या क्या था, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं हाउ टू प्रिडिक्ट अ पीरियड एंड ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। हाउ टू प्रिडिक्ट पीरियड एंड ग्रुप ऑफ अ एलिमेंट। कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? फॉर एन एलिमेंट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू द पीरियड इज इक्वल टू द period in which it is present, ठीक है। n इज इक्वल टू द पीरियड, जो पीरियड का नंबर होगा 1 से 7 वो होता है वैल्यू ऑफ n, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है जी, ठीक है। आगे देखते हैं हाउ टू प्रिडिक्ट द ग्रुप। ग्रुप कैसे प्रिडिक्ट करें किसी भी एलिमेंट का? हाउ टू प्रिडिक्ट द ग्रुप फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप इज इक्वल टू, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in its principal energy level। एग्जाम्पल सोडियम, ठीक है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका प्रिंसिपल शेल कौन सा है? 3s, 3 है इसका प्रिंसिपल शेल 3, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स प्रिंसिपल एनर्जी शेल, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3 में? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या ग्रुप नंबर होगा? ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट ग्रुप का ये मेंबर होगा, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रुप इन विच इट इज प्रेजेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस शेल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सब शेल, कुछ भी कह सकते, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल एक और देख लो, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम की क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। यहां से आ जाएगा। आगे देखते हैं, ये तो S के लिए था। फॉर P ब्लॉक एलिमेंट्स द ग्रुप इन विच द ग्रुप इज डिटरमाइंड as 10 plus number of electrons present in p subshell, ठीक है। in S and P subshell 10 plus number of electron present in S and P subshell। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्या ग्रुप नंबर होगा? एस और पी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 + 10
17th ग्रुप के अंदर ये होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एस एंड पी सबशेल प्लस 10, या ऐसे भी कह सकते हो 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth एनर्जी लेवल। nth एनर्जी लेवल है जो n एनर्जी लेवल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे प्लस 10 विल गिव द ग्रुप ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आगे देखो, फॉर d ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप is equal to number of electrons present in n minus 1 d and ns subshell। For d block elements, group number is equal to number of electrons present in n minus 1d and ns subshell। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो आप, यहां मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। तो ग्रुप नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n माइनस 1d एंड ns सबशेल कितने होंगे 2 + 5, कौन सा ग्रुप होगा 7th ग्रुप। ठीक है, यहां से आ जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ ग्रुप नंबर आ जाएगा यहां से। ठीक है जी, आगे देखते हैं। यहां आपको बता दूं मैं, जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल प्रेजेंट इन ग्रुप 3। ऑल F ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 3। ठीक है, ये था हाउ टू प्रिडिक्ट पीरियड एंड ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। आगे चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे इसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which are directly or indirectly related to electronic configuration of an element। किसी भी एलिमेंट के लिए वो प्रॉपर्टीज जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड या करती हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर पर्टिकुलर इंटरवल के बाद दोबारा रिपीट होती है, ऐसे ही ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किसी ट्रेंड के तहत, किसी भी ट्रेंड के तहत वापस रिपीट होती हैं। ठीक है, पीरियोडिकली मतलब किसी एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद ये प्रॉपर्टीज भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह रिपीट होती हैं। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होती है सिमिलर, वैसे ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी रिपीट होती हैं। ठीक है, these are those properties which depend directly or indirectly on the electronic configuration ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के लिए ये वह प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेंगी। अब कुछ प्रॉपर्टीज डायरेक्टली डिपेंड करती हैं, जो डायरेक्टली क्या करती हैं, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ करती हैं इनडायरेक्टली। ठीक है जी, ओके। डायरेक्टली कौन सी करती हैं? डायरेक्टली करती हैं जैसे
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई। ये क्या हैं? ये डायरेक्टली, ये सारी प्रॉपर्टीज डायरेक्टली डिपेंड करती हैं किस पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट पे, ठीक है। इनडायरेक्टली जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलिमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम, और कौन सी है? डेंसिटी। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, बट इनडायरेक्टली डिपेंड करती हैं ये क्या करती हैं? डायरेक्टली डिपेंड करती हैं, ठीक है। अभी हम जो पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली डिपेंड करती हैं किस पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इनका वेरिएशन अलोंग द पीरियोडिक टेबल, एनोमलीज, ये प्रॉपर्टीज होती क्या है और ये पीरियोडिक टेबल में किस तरह वेरी करती हैं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। इधर देखते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पे वो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई? डेफिनेशन, एटॉमिक रेडियाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, दैट इज सेंटर ऑफ एन एटम, टू द आउटरमोस्ट शेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन। इट इज द डिस्टेंस from center of an atom to the outermost shell containing the electron। आउटरमोस्ट शेल मतलब वैलेंस शेल, सेंटर मतलब न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं एटॉमिक रेडियाई। अब एटॉमिक रेडियाई जो है किसी भी एटम के लिए डिटरमाइन करनी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले जो चैप्टर था उसके अंदर पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ठीक है। एटम का जो कि माना हुआ मॉडल है, उस मॉडल के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, मतलब न्यूक्लियस से बहुत दूर तक भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। इसीलिए ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत दूर तक हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बहुत दूर तक जीरो नहीं होती, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम एटॉमिक रेडियाई मेजर कैसे करें? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से बहुत दूर तक होती है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, कोई फिक्स ऑर्बिट्स तो होते नहीं, इसीलिए एटॉमिक रेडियाई का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। इसीलिए एटॉमिक रेडियाई कुछ पार्ट्स होते हैं, मतलब एटॉमिक रेडियाई के कुछ सब पार्ट्स होते हैं जिनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर अ पार्टिकुलर एटम, ठीक है, जिसको हम स्टडी करते हैं। आगे हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई के 3 टाइप होते हैं। कौन से? कोवैलेंट रेडियाई, वैन डर वाल रेडियाई, और मेटेलिक रेडियाई, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं एटॉमिक रेडियाई के। सबसे पहले पढ़ते हैं कोवैलेंट रेडियाई। व्हाट इज कोवैलेंट रेडियाई?
सबसे पहले पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियाई। सबसे पहले पढ़ते हैं कोवेलेंट रेडियाई। व्हाट इज कोवेलेंट रेडियाई? कोवेलेंट रेडियाई इज द half of the internuclear distance between two atoms of the same type bonded to each other covalently. एटमिक रेडियाई क्या होती है? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम टाइप बॉन्डेड टू ईच अदर कोवेलेंटली। सेम टाइप मतलब होमोलोगस एटम। जब दो होमोलोगस एटम एक साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे, उनके बीच के न्यूक्लियस की डिस्टेंस की हाफ होगी कोवेलेंट रेडियाई। मतलब कोवेलेंट रेडियाई इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम टाइप बॉन्डेड टू ईच अदर कोवेलेंटली। फॉर एग्जाम्पल ले लो यहां पे Cl2, ठीक है, दो एटम्स हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड। क्या होगा इनका स्ट्रक्चर? ये इन दोनों के न्यूक्लियस, ये ठीक है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस समझ लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है। इफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज x बिटवीन टू एटम्स ऑफ क्लोरीन, देन कोवेलेंट रेडियाई इज इक्वल टू x बाय, ठीक है, x बाय, ठीक है। ये थी बातें कोवेलेंट रेडियाई की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट रेडियाई के बाद जो रेडियाई आती है, कोवेलेंट रेडियाई के बाद जो रेडियाई आती है वो है वैन डर वाल्स रेडियाई। ठीक है, वैन डर वाल्स रेडियाई इज डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एटम्स आइसोलेटेड, half the distance between center of two atoms non bonded to each other। ठीक है, वैन डर वाल्स रेडियाई होती है हाफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एटम्स विच आर आइसोलेटेड एंड नॉन बॉन्डेड टू ईच अदर। दो एटम है वो आइसोलेटेड है, मतलब एक इधर है एक इधर है, ठीक है, एक इधर है, कोई एक एटम इधर है एक इधर है, ठीक है, दूर दूर है, बॉन्डेड नहीं है, तब उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, न्यूक्लियस के बीच का, सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, उसका जो हाफ होगा उसको हम कहेंगे वैन डर वाल्स रेडियाई। ठीक है, एक और डेफिनेशन, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स इन different molecules not bonded to each other।
ठीक है, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नॉट बॉन्डेड टू ईच अदर, मतलब दो मॉलिक्यूल हैं, मान लो एक Cl2 यहाँ है, एक Cl2 यहाँ है, इनके एटम हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं है, तब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ, ये कहलाएगा वैन डर वाल्स रेडियाई। इसको मैं पूरा ही रिप्रेजेंट कर देता हूं अभी, ठीक है, ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्या होगा देखेंगे, इधर देखो एक बार, ठीक है, अभी पूरा ही बता देता हूं मैं। मान लीजिए ये दो Cl2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक Cl2 मॉलिक्यूल और ये दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ये Cl2 अलग है, ये Cl2 अलग है, ठीक है, नॉन बॉन्डेड है, आइसोलेटेड है, एक दूसरे से दूर हैं। अब ये दो एटम है, एक ये एटम एक ये एटम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसका हाफ, अगर ये डिस्टेंस मान लो x है, ठीक है, तो वैन डर वाल्स रेडियाई, यहां बता दूंगा, वैन डर वाल्स रेडियाई इज इक्वल टू x/2, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच का, ये दो Cl2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस अगर वो x है, आइसोलेटेड स्टेट में, मतलब एक दूसरे से दूर हैं ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तो वैन डर वाल्स रेडियाई होगी x/2। कोवेलेंट रेडियाई क्या होगी, ये इसका हाफ, कोवेलेंट रेडियाई होगी, मान लो ये y है, तो कोवेलेंट रेडियाई होगी y/2। समझ में आई बात, ठीक है। ये कहानी थी वैन डर वाल्स रेडियाई की। एक और जाहिर सी बात है इसमें, अगर वैन डर वाल्स रेडियाई है तो यहाँ बहुत वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे होंगे, ठीक है। वैन डर वाल्स रेडियाई है, बहुत दूर दूर है एटम, इनके बीच में बहुत ही कम फोर्सेज एक्ट करते हैं। जब एटम इतनी दूर दूर है, मॉलिक्यूल्स इतनी दूर दूर है, तो इनके बीच में बहुत ही वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस आर एक्टिंग, बहुत ही वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे जब इतनी इतनी दूर है एटम। कहाँ पे वैन डर वाल्स रेडियाई ज़्यादा महत्व रखती है, या वैन डर वाल्स रेडियाई का कहाँ ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इन नोबल गैसेस वैन डर वाल्स रेडियाई इज डिटरमाइंड। नोबल गैसेस के अंदर वैन डर वाल्स रेडियाई ही डिटरमाइन होती है। क्यों? क्योंकि नोबल जो गैसेस होते हैं वो क्या करती हैं, उनका ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट है, तो वो किसी के साथ इंटरेक्शन करती नहीं, इसलिए उनके जो एटम्स हैं वो दूर दूर रहते हैं। जैसे ये एटम है, इधर रह गए, इधर रह गए, दूर दूर रह गए एटम्स, उनके आपस में एटम का इंटरेक्शन है ही नहीं, वेरी लेस इंटरेक्शन ऑफ एटम्स, very weak van der Waals forces are acting between them, therefore the radii acting between them are called van der Waals radii. This type of radii is present in noble gases as their octet is complete and they do not need to interact with other atoms, therefore the radii acting are van der Waals radii. Is it clear? Very simple concept. Van der Waals radii is always greater than covalent radii. जो वैन डर वाल्स रेडियाई है वो कोवेलेंट रेडियाई से हमेशा ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? वैन डर वाल्स रेडियाई में जो एटम हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, होते नहीं होते, बहुत दूर दूर होते हैं। x/2 लगा, x डिस्टेंस लगा लो, x/2। बट कोवेलेंट रेडियाई में एटम बहुत पास होते हैं, मतलब बॉन्डेड ही होते हैं आपस में कोवेलेंटली, तो इनका जो डिस्टेंस होता है तो ये रेडियाई हमेशा इससे
ज़्यादा होगी। क्यों? ये तो अनबॉन्डेड एटम्स के बीच की रेडियाई है, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स की रेडियाई। तो किसी भी एक एलिमेंट के लिए उसकी वैन डर वाल्स रेडियाई हमेशा बड़ी होगी किससे? कोवेलेंट रेडियाई के लिए, क्योंकि वैन डर वाल्स रेडियाई तो अनबॉन्डेड स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट में देखी जाती है जब दूर दूर है एटम, और कोवेलेंट रेडियाई जब होती है जब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं एटम, उनके बीच का डिस्टेंस का हाफ। ठीक है, इसीलिए वैन डर वाल्स रेडियाई ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। अगली रेडियाई है मेटेलिक रेडियाई। अगली रेडियाई है मेटेलिक रेडियाई। व्हाट इज अ मेटेलिक रेडियाई? It is half of the distance between two metal ions present in a lattice. Metallic radii is half द डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल आयंस प्रेजेंट इन अ लैटिस। कोई लैटिस है, मेटल लैटिस है, जैसे जो मेटल का लैटिस है, मेटल लैटिस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सोडियम है, सोडियम के लैटिस में क्या होगा? सोडियम, और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम क्या बन गया? Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो सोडियम लैटिस है उसके अंदर क्या पाए जाएंगे? Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, Na पॉजिटिव की मात्रा पाई जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स की, किसके अंदर? सोडियम लैटिस के अंदर। इसीलिए किसी भी मेटल लैटिस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? ये कर्नल्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिवली चार्ज जो कर्नल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कर्नल्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, आपस में अट्रैक्शन चल रही है। ठीक है, जो अट्रैक्शन होती है इनके बीच में, अट्रैक्शन से जो फोर्सेस होते हैं उन फोर्सेस को कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड। और उस समय जो दो मेटल आयंस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके हाफ को कहते हैं मेटेलिक रेडियाई। जब दो मेटल आयंस हैं, two metal ions, any two metal ions present in a metal lattice, the distance between their center के हाफ को कहते हैं हम हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल आयंस इन अ लैटिस। किसी भी लैटिस के अंदर दो मेटल आयंस के बीच के डिस्टेंस के हाफ को क्या बोल लेंगे? मेटेलिक रेडियाई। ठीक है, क्लियर है ये बात? आगे देखते हैं। मेटेलिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। मेटेलिक रेडियस किससे बड़ी होगी? मेटेलिक रेडियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई हमेशा कोवेलेंट रेडियाई से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि मेटेलिक रेडियाई वही जो एटम्स हैं, जो मेटल आयंस हैं, वो आपस में क्या हैं? बॉन्डेड नहीं है। बट कोवेलेंट रेडियस में जब मेजर करते हैं तब दो एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं, इसलिए जो मेटेलिक रेडियाई है वो हमेशा ज़्यादा होगी कोवेलेंट रेडियाई से। ठीक है, हमेशा ज़्यादा होगी कोवेलेंट रेडियाई से। कौन सी रेडियाई? मेटेलिक रेडियाई, क्योंकि मेटेलिक रेडियाई वही अनबॉन्डेड है। ठीक है, मेटल आयंस, और कोवेलेंट रेडियाई में हमेशा मेटल आयंस, कोई भी आयन बॉन्डेड है, तो ये बॉन्डेड एटम्स की रेडियाई है, ये अनबॉन्डेड की है, इसलिए मेटेलिक रेडियाई ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियाई। आगे देखते हैं, हम तीनों को कंपेयर करते हैं, मेटेलिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई और वैन डर वाल्स रेडियाई। तो क्या ऑर्डर होगा इनका? इनका ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा होगी वैन डर वाल्स रेडियाई। ग्रेटर देन
मेटेलिक रेडियाई ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है, ये ऑर्डर होता है इन रेडियस का। ठीक है जी, नोट कर लो। आगे देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई विद द पीरियोडिक टेबल। आगे देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। पीरियड के अक्रॉस क्या वेरिएशन होगी? एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक रेडियाई कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, जैसे जैसे हम पीरियड के थ्रू जाते जाएंगे एटॉमिक रेडियाई क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। एटॉमिक रेडियाई कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, सॉरी, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम पीरियड के थ्रू बढ़ते जाएंगे एटॉमिक रेडियाई कम होती जाएगी। कारण, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है जैसे हम पीरियड के थ्रू जाएंगे, जैसे पीरियड है इससे उस साइड जाएंगे। ठीक है, पीरियड के थ्रू जाते जाएंगे फ्रॉम, ठीक है, पीरियड के थ्रू जाते जाएंगे तब क्या होता जाएगा? शेल तो सेम है। ठीक है, एनर्जी लेवल सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एनर्जी लेवल सेम है। इसी एनर्जी लेवल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, एन की वैल्यू सेम रहेगी अक्रॉस द पीरियड, एन की वैल्यू सेम, एनर्जी लेवल सेम। इसी एनर्जी लेवल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। अक्रॉस अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन एडिंग इंक्रीजिंग इन द सेम एनर्जी लेवल। जैसे जैसे हम पीरियड के अंत तक जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? एक एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएंगे और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। अब आप देखो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो पहले तो न्यूक्लियर चार्ज मान लो कुछ था 10 था, तो जब 12 हो गया न्यूक्लियर चार्ज तो क्या हुआ? तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको और तेजी से अपनी तरफ खींच रहे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को और तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है और ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा है। इसीलिए ज्यादा खींचेगा तो एटम की जो रेडियाई है वो छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे हम पीरियड के थ्रू जाते जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे और जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को और क्षमता से अपनी तरफ खींच रहा है। इसीलिए एटॉमिक रेडियाई जो है डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, एक और फैक्टर इसमें एक और फैक्टर है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बढ़ती है। बढ़ती नहीं बढ़ती? जब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे उनके बीच में रिपल्शन बढ़ती है। बट रिपल्शन बढ़ती है तो साइज बढ़ना चाहिए। जैसे ऐसे है, कोई शेल है, इसके अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन है, अगर एक के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एटम का जो साइज है वो बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। बट द फैक्टर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर है वो डोमिनेट करता है किसको? इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन को। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को कौन डोमिनेट करता है? द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। द कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट्स द रिपल्शन ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, इसीलिए जैसे हम पीरियड के थ्रू जाते हैं एटॉमिक रेडियाई कम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होना है वो डोमिनेट करता है इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रिपल्शन होना है उसको। इसीलिए नेट एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? कम होती है एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, अब यहां पे सेकंड पीरियड देखते हैं। सेकंड पीरियड है जो
वहाँ क्या होता है उसका एक ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। सेकंड पीरियड ये होता है, ठीक है। सेकंड पीरियड, जो सेकंड पीरियड है कौन से वाला, जिसमें प्रेजेंट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम। अब क्या होगा, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस ज़्यादा थी, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब यहां से इस ग्राफ से आपको ये पता चल रहा होगा ये क्या है, ये एटॉमिक रेडियाई है। जो सेकंड पीरियड है, इन सेकंड पीरियड नाइट्रोजन हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई। स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई, नाइट्रोजन की जो एटॉमिक रेडियाई है वो स्मॉलेस्ट होती है इन सेकंड पीरियड, ठीक है। बेरिलियम से चले और जब नाइट्रोजन तक पहुंचे तो एटॉमिक रेडियाई कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, बेरिलियम से फिर बोरोन की कम होगी, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, ठीक है। सबसे कम जो होती है वो होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की जो एटॉमिक रेडियाई है वो बढ़ती है, नाइट्रोजन से बढ़े। वैसे होना क्या चाहिए, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में चलेंगे तो भी एटॉमिक रेडियाई कम होनी चाहिए, बट नाइट्रोजन की एटॉमिक रेडियाई ऑक्सीजन से कम होती है, ऑक्सीजन की एटॉमिक रेडियाई बढ़ गई है। देखो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की एटॉमिक रेडियाई बढ़ गई, और जब ऑक्सीजन से हम फ्लोरीन में चल रहे हैं तो फ्लोरीन की फिर घट गई, ठीक है। पहले नाइट्रोजन तक तो घटी, बेरिलियम से नाइट्रोजन तक घटी, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की बढ़ गई और ऑक्सीजन से फिर फ्लोरीन की घट गई, ठीक है। कारण क्या हुआ, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हुई, इसकी एक्सप्लेनेशन ये हुई, जैसे ही नाइट्रोजन में क्या होता है, फुल दिखाता हूं मैं आपको, एक मिनट, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, नोट कर लेना, ठीक है। नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, जो 2p सबशेल है ये हाफ फिल्ड होता है, पता है ना आप लोगों को, पिछले चैप्टर में किया था, ये होता है हाफ फिल्ड, ठीक है, ये हाफ फिल्ड होता है। जैसे ही ऑक्सीजन में आया, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ऐड होगा। वो कहाँ ऐड हुआ, वो ऐड हुआ यहाँ, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर ऐड हुआ, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बढ़ गई। क्या बढ़ गई, रिपल्शन बढ़ गई, इन दो इलेक्ट्रॉनों की रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गई, ठीक है, पर जैसे ही नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में गए, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया, बढ़ गया नहीं बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया जिसकी वजह से यहां रिपल्शन बढ़ गई। बट इन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट्स न्यूक्लियर चार्ज। वैसे मैंने आपको ये बताया था न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट्स इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बट हेयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट्स न्यूक्लियर चार्ज। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होनी चाहिए, बट डिक्रीज होने की बजाय ऑक्सीजन की एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है, किसकी बजाय, न्यूक्लियर चार्ज के फैक्टर की बजाय। मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो और अट्रैक्ट होते हैं, बट यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है, इसलिए इसका जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक रेडियाई है वो बढ़ गया, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद चलो फ्लोरीन में चले। फ्लोरीन में क्या हुआ, एक अगला इलेक्ट्रॉन यहां आया, फ्लोरीन में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, अगला इलेक्ट्रॉन यहां आया। फ्लोरीन में क्या हुआ, जैसे ही अगला इलेक्ट्रॉन यहां आया, फ्लोरीन में भी रिपल्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होगा भी। फ्लोरीन में ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच का रिपल्शन, ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच का रिपल्शन, ठीक है, दोनों के बीच का रिपल्शन है, ठीक है। और साथ में क्या है, न्यूक्लियर चार्ज भी है, न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है फ्लोरीन में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज भी। बट इन फ्लोरीन न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट्स ओवर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को डोमिनेट करेगा, इसीलिए फ्लोरीन की क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियाई कम हो जाएगी, इसीलिए फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई। उसके बाद
नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एनोमलस जो एटॉमिक रेडियाई है, ठीक है। इसके बाद इन अ पर्टिकुलर पीरियड मैक्सिमम एटॉमिक रेडियाई कोरस्पॉन्ड्स टू नोबल गैसेस। किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में सबसे ज्यादा जो है एटॉमिक रेडियाई होती है नोबल गैसेस की। क्यों? जैसे कि आपको पता है नोबल गैसेस में वैन डर वाल्स रेडियाई होती है, ठीक है। मैंने अभी बताया था वैन डर वाल्स रेडियाई जो है वो प्रेजेंट होती है या सिग्निफिकेंट होती है किसके अंदर? नोबल गैसेस के अंदर। नोबल गैसेस में कोवलेंट रेडियाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि ज्यादातर नोबल गैसेस जिनोन और क्रिप्टोन को छोड़ के ज्यादातर नोबल गैसेस अनरिएक्टेड रहती हैं, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, इसलिए ना ही खुद के साथ ना ही किसी और के साथ। इसीलिए नोबल गैसेस आइसोलेटेड होती हैं, एक दूसरे से दूर। इसीलिए जो नोबल गैसेस की जो रेडियाई मेजर की जाती है वो की जाती है वैन डर वाल्स रेडियाई। और जैसे कि मैंने आपको बताया था वैन डर वाल्स रेडियाई सबसे ज्यादा होती है कोवेलेंट रेडियाई से, तो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वैन डर वाल्स रेडियाई सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए जो नोबल गैसेस है इनकी रेडियाई सबसे ज्यादा होगी इन अ पीरियड नोबल गैसेस की रेडियाई मैक्सिमम होती है। किसी भी पीरियड के अंदर नोबल गैसेस की जो रेडियाई है वो मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैन डर वाल्स रेडियाई मेजर की जाती है, जो कि किसके लिए है? दो आइसोलेटेड एटम, एक एटम यहाँ एक एटम यहाँ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ होती है वैन डर वाल्स रेडियाई, तो सबसे ज्यादा होती है वैन डर वाल्स रेडियाई। इसीलिए नोबल गैसेस की वैन डर वाल्स रेडियाई मेजर की जाती है, इसीलिए नोबल गैसेस की रेडियाई सबसे ज्यादा होती है। एक और कंसेप्ट से समझ लो इसको। क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं, अक्रॉस अ पीरियड चल रहे हैं, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं। जैसे लास्ट है नियोन, ठीक है, सेकंड पीरियड था, सेकंड पीरियड का लास्ट था नियोन, इसके अंदर कैसे ऐड हुए? 1s2 2s2 2p6 ये ऐड हो गए, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो फुल फील्ड जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है शेल में, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ रही है, और रिपल्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसकी एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाती है। एटॉमिक रेडियाई तो बड़ी बढ़ जाती है, साथ में वैन डर वाल्स रेडियाई मेजर होती है, इसीलिए भी इनकी जो रेडियाई है वो सबसे ज्यादा होती है इन अ गिवन पीरियड, ठीक है। नोट कर लो इस बात को भी। अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई कैसे वेरी करती है, ठीक है। जैसे जैसे हम एक ग्रुप के थ्रू नीचे चलते गए, एग्जांपल ले लो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप है ये, ग्रुप 1। जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाते जाते हैं n की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। n की वैल्यू एज वी मूव डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ n कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। n की वैल्यू क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। मतलब जैसे ही Li से Na में गया एक शेल ऐड हो गया, Na से K में गया एक शेल ऐड हो गया, K से Rb में गया एक शेल ऐड हो गया, Rb से CS में गया एक शेल ऐड हो गया। मतलब जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे चलते जाएंगे द प्रिंसिपल शेल keeps on adding as we move down the group from one element to other, there is an addition of one principal energy level, ठीक है। एक प्रिंसिपल एनर्जी लेवल का एडिशन होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में when we move down the group। एक चीज। दूसरी चीज क्या हुई? जैसे नीचे जाते जाते हैं हम, if nuclear charge also keeps on increasing, nuclear charge also कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दो फैक्टर हो गए। जब अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज को क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स को और टाइटली बाउंड करना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और टाइटली बाउंडेड हैं, तो क्या होना चाहिए? एटॉमिक रेडियाई कम हो जानी चाहिए, ठीक है। देयरफॉर एज वी मूव डाउन द ग्रुप ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियाई शुड डिक्रीज एंड ड्यू टू एडिशन ऑफ वन एनर्जी लेवल एटॉमिक रेडियाई शुड इंक्रीज, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई शुड इंक्रीज, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज शुड डिक्रीज ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसीलिए एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसीलिए एटॉमिक रेडियाई को कम हो जाना चाहिए।
और प्रिंसिपल शेल एक एक ऐड होता जा रहा है, इसलिए एटॉमिक रेडियस को बढ़ जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा उसके हिसाब से एटॉमिक रेडियस वेरी करेगी। यहाँ कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है इंक्रीजिंग ऑफ प्रिंसिपल सबशेल, इंक्रीजिंग ऑफ प्रिंसिपल सबशेल dominates increasing of न्यूक्लियर चार्ज। इसीलिए इंक्रीजिंग ऑफ प्रिंसिपल सबशेल नहीं, इंक्रीजिंग ऑफ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल डोमिनेट्स इंक्रीजिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। इंक्रीजिंग ऑफ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल से क्या हो रहा था, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा था, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही थी नहीं हो रही थी, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियस कम हो रही थी। तो अगर ये फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, इसलिए नेट एटॉमिक रेडियस क्या होगी, बढ़ जाएगी। देयरफॉर नेट एटॉमिक रेडियस increases, net atomic radius increases due to the fact that increasing of principal energy shell down the group dominates over increasing of nuclear charge। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है और प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होता है एक, इसीलिए ये डोमिनेट करता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस कुल मिला के ओवरऑल इंक्रीज कर जाएगी एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ते हैं आयनिक रेडियाई और जो बाकी है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी, वो सब कुछ अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए यहाँ रिवाइज करो और सब्सक्राइब कर लो केम गीक को। ठीक है, थैंक यू।